1980 के दशक का मुंबई, एक ऐसा दौर जब सड़कों पर कानून नहीं, गैंगस्टर्स का राज चलता था, जहां दोस्ती और दुश्मनी का फैसला बंदूक की गोली करती थी। और इस अंधेरे दौर में उभरे कुछ नाम, रमा नायक, अशोक जोशी, माया डोलस और दिलीप बुआ, जिन्होंने खुद दाऊद इब्राहिम को चुनौती देने की हिम्मत की। लेकिन अंजाम क्या हुआ? गोलियों की बारिश, खून से लाल सड़कें और भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित एनकाउंटर, लोखंडवाला शूटआउट। एक एनकाउंटर जिसने पूरे देश को हिला दिया और माफिया की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मई 1988 की एक शाम दुबई में दाऊद इब्राहिम के बंगले पर एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग का मुद्दा था मुंबई के जोगेश्वरी में जमीन का एक टुकड़ा, जिसे लेकर गैंग के अंदर फूट पड़ने लगी थी। दाऊद के दो खास लोग, रमा नायक और शरद शेट्टी, दोनों जमीन को अपना बता रहे थे। दाऊद ने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों टस से मस होने को तैयार नहीं थे। अंत में फैसला किया दाऊद के दाहिने हाथ, छोटा राजन ने। उसने शेट्टी का साथ दिया। इस पर नायक ने कहा, अगर जमीन शेट्टी को मिली तो मुझे उगाही से मिली रकम का बड़ा हिस्सा चाहिए। दाऊद इसके लिए राजी नहीं था। मीटिंग असफल रही और नायक गुस्सा होकर वहां से चला आया। धीरे धीरे नायक और दाऊद के बीच दूरी बढ़ने लगी। नायक ने दाऊद के दुश्मन अरुण गवली और अशोक जोशी से हाथ मिला लिया। नायक पूर्वी मुंबई में दाऊद का धंधा संभालता था। उसी साल 21 जुलाई की बात है। नागपाधा पुलिस स्टेशन में मौजूद सब इंस्पेक्टर राजन काटदरे के पास एक कॉल आया। उन्हें टिप मिली कि नायक चैम्बूर में है। काटदरे कुछ हवलदारों को लेकर चैम्बूर पहुंचे। नायक वहां एक सैलून में बाल कटाने आया था। पुलिस और नायक के बीच हुई मुठभेड़ में नायक मारा गया। पुलिस ने इसे एनकाउंटर का नाम दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। उस दौर में ये आम बात थी कि जो कोई दाऊद की नजरों से गिर जाता, वो या तो पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता या किसी गैंग वार में। नायक का एक और खास मखास साथी था, अशोक जोशी। उसका भी यही हश्र हुआ। उसी साल 4 दिसंबर के रोज जोशी अपनी मारुति कार में पुणे जा रहा था, जब 15 हमलावरों ने पनवेल के पास उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। जोशी की गादी पर 180 गोलियां दागी गई थीं। ये वो दौर था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड का छोटा से छोटा गुर्गा भी AK-47 रखने लगा था। जोशी और नायक की हत्या के बाद अंडरवर्ल्ड में 2 नए नाम उभरे। माया भाई और दिलीप बुआ के बारे में कहा जाता था कि एक बार अगर उसकी उंगली ट्रिगर तक पहुंच गई तो फिर सामने वाले को कोई बचा नहीं सकता था। छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड की बारीकियां भी उसी ने सिखाई थीं। 1988 से 1991 के बीच माया और दुआ की जोड़ी जय वीरू की जोड़ी के समान हो गई थी। दोनों इतने ताकतवर होते गए कि उन्होंने दाऊद को ही ललकारना शुरू कर दिया। फिर क्या था, उनका भी वही अंजाम हुआ जो दाऊद के बाकी दुश्मनों का हुआ था। दोनों पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा एनकाउंटर नहीं था। भारत के इतिहास में दिन दहाड़े किया जाने वाला ये पहला एनकाउंटर लोखंडवाला शूटआउट था, वो भी मुंबई के सबसे पॉश इलाके में। साथ ही ये पूरा एनकाउंटर कैमरे में रिकॉर्ड भी किया गया था, जिसके चलते इस एनकाउंटर को अंजाम देने वाला पुलिस वाला रातों रात हीरो बन गया था। 16 नवंबर एकाबे की सुबह मुंबई में हल्की हल्की सर्दी बहना शुरू हो गई थी। बांद्रा वेस्ट के पुलिस दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी फोन की 1 घंटी बजी। खान ने फोन उठाया। कुछ देर हाँ हूं करने के बाद उन्होंने फोन रख दिया। उनकी अलसाई आंखों में अब तक एक चमक आ चुकी थी। खान को टिप मिली कि दिलीप बुआ, जिसने मुंबई में तहलका मचा रखा था, लोखंडवाला की एक इमारत में देखा गया है। अहमद खान अपने कुछ लोगों को इस बात की तस्दीक के लिए भेजा। उन्होंने बताया कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की स्वाति बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 2 और 3 में दिलीप बुआ, माया भाई और उनके साथी छुपे हुए हैं। कुछ और तहकीकात करने पर पता लगा कि दोनों फ्लैट गोपाल राजवानी के हैं। राजवानी खुद एक गैंगस्टर था और उसके दाऊद के साथ भी ताल्लुकात थे। सारी इंफॉर्मेशन मुंबई के पुलिस कमिश्नर S राममूर्ति के पास पहुंचाई गई। उन्होंने अहमद खान की लीडरशिप में पुलिस की एक टीम तुरंत लोखंडवाला की ओर रवाना कर दी। पुलिस के वहां पहुंचने के बाद और एनकाउंटर के दौरान क्या हुआ, इसके पहले जरा माया भाई और दिलीप दुआ की कहानी जान लेते हैं। महेंद्र डोलस उर्फ माया भाई का जन्म मुंबई की ही एक चाल में 15 नवंबर 1966 में हुआ था। माया डोलस के पिता का नाम विठोबा और मां का नाम रत्न प्रभा था। उसके 5 भाई बहन थे। उसके माँ बाप चाहते थे कि वो पढ़ाई कर ले, इसलिए उसने जैसे तैसे ITI कर ली, लेकिन इसके बाद उसका मन नौकरी में न लगा। 22 साल की उम्र में वो अशोक जोशी गैंग में शामिल हो गया और जल्द ही गैंग का टॉप शार्प शूटर बन गया। बिल्डरों से उगाही का जिम्मा उसी के पास था
और वो लोगों से मनमानी फिरौती वसूला करता था और थोड़े ही दिनों में इस धंधे में अपनी धाक कायम कर ली। डोलास अशोक जोशी की गैंग के लिए कंजूर गांव से अपने सारे कारोबार को चलाता था। इस काम के साथ डोलास बायकुल्ला कंपनी से भी इस धंधे में जुड़ा हुआ था। 88 में दाऊद से तनातनी के बाद जब जोशी की हत्या हो गई तो माया भाई गैंग से अलग हो गया। उसने गैंग के एक और शार्प शूटर दिलीप बुवा को अपने साथ मिलाया और जोशी गैंग के बाकी मेंबर्स को रास्ते से हटाकर जोशी गैंग का पूरा इलाका हड्डी ढाप लिया। जोशी गैंग की हत्या के बाद वो दाऊद की नजरों में भी आया और दाऊद ने उसे और बड़े इलाके का जिम्मा सौंप दिया। दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी के काम करने लगा था। 90 के दशक के दौरान माया डोलस और उसके गैंग में शामिल गैंगस्टर्स का आतंक पूरी मुंबई में था। माया डोलस का नाम तब सभी के जुबान पर चरहच गया था जब उसने अरुण गवली के भाई पापा गवली की हत्या कर दी थी। गैंग का लीडर माया भाई था, लेकिन ऑफिसर खान बताते हैं कि असली धाक दिलीप बुवा की थी। बुवा की पैदाइश 1966 में मुंबई के कांजूर मार्ग में हुई थी। कांजूर मार्ग और घाटकोपर में उठाईगिरी से शुरुआत कर बुवा ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एंट्री की और जल्द ही घाटकोपर का सबसे खतरनाक शार्प शूटर कहलाने लगा। उसका निशाना देखकर ही रमा नाइक ने उसे अपना बॉडीगार्ड बनाया था, लेकिन नाइक की हत्या के बाद वो जोशी गैंग में शामिल हो गया। जल्द ही जोशी की भी हत्या हो गई। बताते हैं कि जोशी को रास्ते से हटाने के लिए पुलिस को बुवा ने ही टिप दी थी। इसके बाद उसके माया डोलस के साथ हाथ मिलाया और दोनों मिलकर गैंग चलाने लगे। कुछ साल सब सही रहने के बाद दोनों दाऊद के ऑर्डर से कन्नी काटने लगे और जिससे चाहे मनचाहे फिरौती की मांग करने लगे। दाऊद को दोनों की यह बगावत कुछ रास नहीं आई। माया डोलस तब तक मुंबई के सबसे बेडीले क्रिमिनल्स में अपना नाम शुमार करा चुका था। उसने कई लोगों की हत्या की थी और वो पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। अगस्त 1991 में पुलिस उसे गिरफ्तार करने में सफल हुई, लेकिन पुलिस पर हमला कर वो हिरासत से फरार हो गया। इसके कुछ महीनों बाद ही पुलिस को उसकी और बुवा की टिप मिली, जिसके बाद आया दोनों के एनकाउंटर का दिन। ऑफिसर खान अपने साथ 3 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर और 7 कांस्टेबल की टीम लेकर पहुंचे थे। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की सोसाइटी के उत्तर पश्चिमी कोने में एक बिल्डिंग थी। नाम था स्वाति बिल्डिंग। यहीं पर माया और उसके साथी छुपे हुए थे। जिस फ्लैट में दोनों छुपे थे उसका एक दरवाजा बाहर की ओर और एक सीढ़ी की ओर खुलता था। सामने 2 मारुति एस्टीम खड़ी थी, जिन्हें देखकर यह पुख्ता हो गया कि माया और बुवा वहीं छुपे हुए हैं। इंस्पेक्टर एमए कावी बताते हैं कि फ्लैट का मालिक गोपाल राजवानी बिल्डिंग के बाहर उन्हें मिला। वो उसे वहीं गिरफ्तार कर लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अंदर बैठे बुवा और माया चौकन्ने हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। पुलिस वाले सादी वर्दी पहने हुए थे, इसलिए राजवानी भी उन्हें नहीं पहचान पाया। इसके बाद टीम ने बुवा और माया को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन का प्लान बनाया। फ्लैट के दोनों दरवाजों पर एक टीम तैनात थी ताकि कोई भी फ्लैट से बाहर न निकल सके। इसके अलावा एक टीम कवर देने के लिए तैनात थी। दोपहर 1 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। इंस्पेक्टर कावी अपने साथ एक सब इंस्पेक्टर को लेकर फ्लैट के दरवाजे पर गए। इस कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे हुआ था माया का एनकाउंटर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।